नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। नेताओं ने नई सरकार को बधाई देते हुए राज्य के विकास और जनहित के मुद्दों पर काम करने की बात कही। नई सरकार के गठन के साथ ही केरल की राजनीति में कांग्रेस की वापसी को अहम माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक भी पहुंचे और नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया। നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും. ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. वहीं केरल में रमेश चेन्नीथला ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे और साथ ही 20 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। नई सरकार के गठन के साथ रमेश चेन्नीथला को अहम जिम्मेदारी मिलने को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान नेताओं ने राज्य के विकास, जन कल्याण और प्रशासन को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। पार्टी समर्थकों ने नई सरकार और मंत्रिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया। केरल की राजनीति में शपथ ग्रहण को कांग्रेस के लिए अहम कदम माना जा रहा है। वहीं कुलजीत सिंह चहल ने मनोज तिवारी के साथ दिल्ली में सेवा तीर्थ ईवी ऑटो की सवारी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और गर्मी के बीच इस पहल को ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति ये है कि हम ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी तो गर्मी और प्रदूषण भी धीरे धीरे कम होंगे। एनडीएमसी लगातार दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। ईवी ऑटो जैसी पहल को भविष्य के स्वच्छ और बेहतर परिवहन विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो नेताओं ने लोगों से भी पर्यावरण बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को अपनाने की अपील की है। लगभग एक चार्ज में 100 किलोमीटर से ज्यादा चल जाता है, 100 किलोमीटर प्लस। और हम आज कुलजीत चहल जी का धन्यवाद करते हैं। ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर एक सांसद, एक एनडीएमसी का चेयरमैन ये ऑटो पूल कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे। हालांकि लोग कर ही रहे हैं, मगर हम भी प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव के बाद हम भी इसमें उस रास्ते पे चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 4 दिन ऐसे चल लिए ना तो इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति यही है कि हम लोग ईंधन कम से कम, अधिक गर्मी है, अगर हम डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी तो गर्मी भी कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे हम डीजल पेट्रोल कमा रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी भी घटा रहे हैं। तो अभी हम चाहते हैं मेट्रो लेंगे, यहाँ से हम मेट्रो तक आने के लिए ऑटो लिया हम लोगों ने। और मैं धन्यवाद करता हूं कुलजीत भाई का कि ऑटो पुल आज करा दिया हमसे।
वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे दो बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस खुर्रमपुर रोड पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों पुलिस को देखकर कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे। भागते समय बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई। इसके बाद दोनों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम अरसलान और लखन बताए हैं। दोनों ने खुलासा किया है कि उन्होंने कुछ घंटों पहले ही पाइपलाइन रोड पर एक पिकअप वाहन को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों के मुताबिक लूटे गए बैग में करीब 6 लाख रुपए नगद और एक लैपटॉप रखा हुआ था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि पिकअप चालक नितिन यादव और इरशाद नाम का एक अन्य व्यक्ति भी इस पूरी साजिश में शामिल था। मौके से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, करीब 6 लाख रुपए से भरा बैग, एक लैपटॉप, 2 तमंचे, कारतूस और खोखा बरामद कर लिया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 17/5/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना मुरादनगर में खुर्रमपुर रोड पर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वे कच्ची पगडंडी से भागने लगे, जहां उनकी बाइक फिसल कर गिर गई। दोनों ने पैदल भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों व्यक्ति घायल हो गए, जिनको तत्काल दबोच लिया गया तथा प्राथमिक उपचार हेतु भेज दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अरसलान तथा लखन बताया तथा उनके द्वारा बताया गया कि आज ही एक पिकअप रात्रि में करीब 2:30 बजे पाइपलाइन रोड पर उनके द्वारा लूटी गई थी, जिसमें एक बैग जिसमें 6 लाख रुपए तथा एक लैपटॉप था। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो पिकअप का ड्राइवर है नितिन यादव तथा इरशाद नामक एक अन्य व्यक्ति भी इस प्लानिंग में शामिल था। मौके से पुलिस को एक मोटरसाइकिल, एक बैग जिसमें एक लैपटॉप तथा 6 लाख रुपए, 2 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 मृत कारतूस मिले हैं। पुलिस के द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवादित बयानों को लेकर सियासी और सामाजिक घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी ने राजकुमार भाटी के खिलाफ बेहद विवादित बयान देते हुए जूते मारने पर इनाम देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हाल ही में राजकुमार भाटी की तरफ से जाट और गुर्जर समाज की पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद कई संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर कड़ा विरोध जताया। संयुक्त हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि जो भी व्यक्ति राजकुमार भाटी को जूता मारेगा उसे प्रति जूता 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजकुमार भाटी मुजफ्फरनगर आते हैं तो उनका मुंह काला किया जाएगा। मनोज सैनी ने आरोप लगाया कि राजकुमार भाटी लगातार हिंदू समाज और विभिन्न जातियों को लेकर अपमानजनक बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी भगवान राम को मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की जाती है तो कभी ब्राह्मण, जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिए जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी माहौल भी गर्माता नजर आ रहा है। एक तरफ हिंदूवादी संगठन विरोध जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से भी अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल राजकुमार भाटी के बयान और उसके बाद सामने आए इन विवादित बयानों को लेकर जिले में चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के द्वारा लगातार हिंदू समाज की सम्मानित जातियों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं। कभी वे रामचंद्र जी से अच्छा मोहम्मद साहब को बताते हैं, कभी ब्राह्मण समाज की महिलाओं को वेश्या बताते हैं, और उन्होंने 2 दिन पूर्व तो हद ही कर दी उन्होंने, जब उन्होंने जाट समाज और गुर्जर समाज की महिलाओं के बारे में बड़ा ही अपमानजनक बयान दिया। जबकि वहां मंच पर माननीय राकेश टिकैत जी भी वहां मौजूद थे, उसके बावजूद भी इनकी इतनी हिम्मत पड़ी, तो हमने इसी से क्रोधित होकर आज हमने घोषणा करी है कि जो भी हमारा हिंदू भाई इनको जूते मारेगा उसको 1100 रुपए प्रति जूते की दर से इनाम देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा, उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। और अगर राजकुमार भाटी मुजफ्फरनगर के अंदर आते हैं तो इनका मुंह काला करा जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने बिल्कुल बार बार हिंदू समाज का अपमान करने का कार्य करा है। मैं कहना चाहूंगा, अगर राजकुमार भाटी को हिंदू समाज में इतनी कमी दिखाई देती है तो इसको मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए, तब इसके लिए अच्छा रहेगा। परंतु हमारे हिंदू समाज की सम्मानित जातियों को अपमानित करने का कार्य बार बार न करें। तो आपके द्वारा घोषणा की गई जी।
उधर थाना भवन नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। नगर के बंदना गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को याद किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप त्याग, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के प्रतीक थे। उनके आदर्श आज भी युवाओं को राष्ट्रहित और समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। इस आयोजन में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह की मौजूदगी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप की वीरता, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम पर विस्तार से बात की। उन्होंने युवाओं से समाज और देश हित में कार्य करने का आह्वान किया। नेताओं के संबोधन के दौरान पूरा पंडाल तालियों और जय घोषों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद वंदना गार्डन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो टंकी चौक होते हुए 5 स्थित मंदिर तक पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल आकर्षक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। ट्रैक्टर ट्रॉलियों और डीजे पर बज रहे देशभक्ति और भक्ति गीतों पर युवा और श्रद्धालु उत्साहपूर्वक झूमते नजर आए। पूरे नगर में महाराणा प्रताप के जय घोष गूंजते रहे और माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्साहपूर्ण दिखाई दिया। इस अवसर पर संजय कश्यप, कृष्ण कुमार शर्मा, आशीष सिंघल, अशोक कश्यप, अमित मित्तल, रविंद्र गोयल, राजेश तिवारी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुजफ्फरनगर में करोड़ों रुपए के लोहे और कटी हुई क्रेन के कथित खेल ने सनसनी फैला दी है। मामला इतना बड़ा बताया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की क्रेन को कागजों में महज 3,60,000 रुपए का कबाड़ दिखाकर ठिकाने लगाने की तैयारी थी। लेकिन इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब कारोबारी को अपने ही पार्टनर पर शक हो गया। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला प्रेमचंद एंड कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कारोबारी प्रेमचंद और मुकेश जैन पार्टनर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रेमचंद को काफी समय से अपने पार्टनर मुकेश जैन और उसके बेटे हर्षित जैन की गतिविधियों पर शक था। आरोप है कि दोनों चोरी के भारी माल को फर्जी ई-वे बिल के जरिए इधर उधर खपाने का खेल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रेशब स्टार लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कथित तौर पर फर्जी ई-वे बिल तैयार किया गया। दस्तावेजों में माल की लोकेशन मुरादनगर दिखाई गई और करोड़ों रुपए के माल को सिर्फ 3,60,000 रुपए का कबाड़ दर्शाया गया। शक गहराने पर प्रेमचंद ने अपने स्तर पर निगरानी शुरू की। इसी दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहनी सिंह की टीम को शेरपुर इलाके के एक कबाड़ी गोदाम में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की सूचना प्रेमचंद और पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 2 कटी हुई क्रेन और भारी मात्रा में लोहे का संदिग्ध माल बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस ट्रांसपोर्टर, कबाड़ी नेटवर्क और फर्जी दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। ये फैक्ट्री है मुजफ्फरनगर में शेरपुर गांव में, और हमारे करनी सेना भारत जो अपनी पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सनी सिंह जी का माल है। ये 2 करोड़ रुपए का माल यहाँ लाया गया और काट पीट कर लाया गया पश्चिम बंगाल से। चोर हैं शेरपुर गांव के मुसलमान। लोगों को हिरासत में ले लिया। 6-7 लोग अभी फिलहाल पुलिस के कस्टडी में है। और यहाँ पे जो माल है वो क्रेन है। क्रेन को अलग अलग पार्ट में काट के लाया गया है और फिलहाल पुलिस ने जो है अभी कुछ माल बरामद कर लिया। बाकी पूछताछ जारी है पुलिस के द्वारा। चैनल के माध्यम से मैं बस ये निवेदन करता हूँ यहाँ के प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस प्रकरण में जो भी इन्वॉल्व है, मुख्य रूप से मुकेश जैन और हर्षित जैन, ये जो है ये पिछले कई वर्षों से इनकी कंपनी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी सामान है, चाहे उसमें क्या क्या है, क्रेन हो, रिस्ट्रक्टर हो, ट्रेलर हो, छोटी क्रेनें हो, उसको जो है उस पर फर्जी पेपर बना करके, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके करोड़ों रुपए का घपला उसने किया। करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है बेच दिया। उसमें जीएसटी नहीं है। उसमें अगर सही तरीके से अगर जांच की जाए, उसमें ईडी की अगर जांच हो तो करोड़ों रुपए का जो है हेराफेरी उसमें मिलेगी। और प्लस उसमें क्या है कि जो ये यहाँ का कबाड़ी है और जो ट्रांसपोर्टर है, ये सब इसमें मिली भगत है, सब मिले हुए हैं और सारा जो मिल करके पूरा गेम खेल रहे हैं। ये जो है क्रेन हल्दिया से चली है, फर्जी कागजों पे फर्जी मेरे साइन मार के, जाली साइन करके। पहले भी इसने जो है कई 15-20 जो है क्रेनें बेची हैं। जो एक क्रेन की कीमत 3.25 करोड़ है नई की, और पुरानी भी 1.5-2 करोड़ की मशीन आती है। 18 मॉडल मशीन है। और अब इसने जो है उसको काट के, और यहाँ आप देख ही रहे हो कटा हुआ जो माल पड़ा है, तो यहाँ से पुलिस ने बरामद किया है, ये इसको रिकवरी किया है। ये फैक्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और सर्व समाज के हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। सम्मेलन के दौरान बसपा नेताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी
मुनकुआद अली पहुंचे। उनके साथ मुख्य सेक्टर प्रभारी मेरठ मंडल सतपाल पेपला, दिनेश गाजीपुर, रवि जाटव, मेघानंदू जाटव और बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. करदाम भी मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. करदम ने हापुड़ विधानसभा सीट से विपिन दीवान को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया। टिकट की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे पंडाल में जयकारे गूंजने लगे। विपिन दीवान ने सम्मेलन में मौजूद मुख्य अतिथियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंटकर सम्मानित भी किया। सम्मेलन में पहुंचे हजारों लोगों ने विपिन दीवान को विधायक बनने का संकल्प भी लिया। सभा को संबोधित करते हुए बाबू मुनकाद अली और सतपाल पेपला ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हटाकर बसपा की सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जनपद की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर बहन मायावती के हाथ मजबूत किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। वहीं नोएडा में साइबर ठगों ने एक निजी कंपनी को बड़ा निशाना बनाते हुए करीब 94,60,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने कंपनी डायरेक्टर की फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर अकाउंटेंट को झांसे में लिया और अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करा ली। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अमित कुमार मित्तल सेक्टर 110 स्थित एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि साइबर अपराधियों ने कंपनी डायरेक्टर की फोटो और नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल तैयार की। इसके बाद आरोपी ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए अकाउंटेंट से संपर्क किया और खुद को कंपनी डायरेक्टर बताते हुए तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। ठगों ने अलग अलग बैंक खातों में रकम भेजने को कहा। कंपनी के काम से जुड़ा मामला समझकर अकाउंटेंट ने निर्देशानुसार कई ट्रांजैक्शन करते हुए कुल 94,60,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद जब कंपनी डायरेक्टर से सीधी बातचीत हुई तब पता चला कि जिस नंबर से मैसेज आ रहे थे वो फर्जी था और कंपनी के साथ बड़ी साइबर ठगी हो चुकी है। मामले का खुलासा होते ही कंपनी में हड़कंप मच गया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी हुई है। साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी बड़े भुगतान से पहले फोन कॉल या अन्य माध्यम से पहचान की पुष्टि जरूर करें और केवल व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर ट्रांजैक्शंस ना करें। तो दिल्ली का जू घूमना अब और आसान होगा। NZP साथी ऐप के जरिए अब राष्ट्रीय प्राणी उद्यान घूमना पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। जू प्रशासन ने इस ऐप का बीटा वर्जन ट्रायल के तौर पर शुरू किया है। इसकी मदद से विजिटर्स को जानवरों की सही लोकेशन, डिजिटल रूट मैप, बैटरी ट्रॉली, खाने पीने की जगह, पानी और टॉयलेट जैसी ज़रूरी सुविधाओं की जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएगी। अक्सर लोग जू पहुंचने के बाद ये तय नहीं कर पाते कि घूमना कहां से शुरू करें और कौन सा जानवर किस दिशा में है। कई बार पूरा जू घूमने के बाद भी लोग कुछ खास जानवर नहीं देख पाते। इस समस्या को दूर करने के लिए ये स्मार्ट ऐप तैयार किया गया है। जू प्रशासन के मुताबिक एंट्री गेट पर पहुंचते ही मोबाइल पर पूरा डिजिटल मैप खुल जाएगा। इसमें साफ दिखाई देगा कौन सा जानवर किस हिस्से में है और वहां तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। विजिटर्स ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकेंगे। खास बात यह है कि यह ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा। जू के कई हिस्सों में नेटवर्क की दिक्कत रहती है, लेकिन GPS आधारित ये सिस्टम बिना इंटरनेट के भी दिशा और ज़रूरी जानकारी देता रहेगा। फाइनल वर्जन में अलग अलग समय के हिसाब से रूट भी जोड़े जाएंगे। कम समय वालों के लिए एक्सप्रेस रूट, परिवार के लिए फैमिली रूट और खास जानवरों को करीब से देखने वालों के लिए एक्सप्लोरर रूट मिलेगा। साथ ही पसंदीदा जानवरों के अनुसार भी रूट सुझाया जाएगा। भविष्य में ऐप में ऑडियो फीचर भी जोड़ा जाएगा जिससे लोग जानवरों से जुड़ी रोचक जानकारी सुन सकेंगे। यह ऐप बच्चों और परिवारों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 18 से 23 मई तक राजधानी में गर्म और शुष्क मौसम बने रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं 19 और 20 मई के लिए लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सोमवार सुबह से ही तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है जिससे लोगों को दिन भर गर्मी से ज़्यादा असर महसूस हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। IMD ने बताया कि 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं जो लोगों की परेशानी और बढ़ाएंगी। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रविवार को भी राजधानी में गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। IMD के अनुसार 17 मई को अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज़्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गर्मी के साथ राजधानी की हवा भी पूरी तरह राहत देने वाली नहीं रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार शाम दिल्ली का AQI 174 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलने और शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है।
वहीं दिल्ली में करीब 8 साल बाद नए राशन कार्ड बनवाने का रास्ता खुलने जा रहा है। राजधानी के हजारों जरूरतमंद परिवारों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। इस बार पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी, जिससे आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अनुसार 18 मई से राशन कार्ड के आवेदन केवल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी बंद करने का निर्णय लिया है ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने इस साल 2 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया है। लंबे समय से आवेदन प्रक्रिया बंद होने के कारण कई पात्र परिवार सरकारी राशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। नई व्यवस्था के तहत परिवार के सभी सदस्यों की पहचान संख्या दर्ज करना जरूरी होगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बिजली बिल की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। विभाग का कहना है कि डिजिटल दस्तावेजों के जरिए सत्यापन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को राशन कार्ड का मुखिया बनाने का फैसला लिया है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं योजना का दायरा बढ़ाने के लिए वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवार और 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले लोग योजना के पात्र नहीं होंगे। सरकार का दावा है कि नई डिजिटल व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती से रोक लगेगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के जलपुरा इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि करीब 14 महीने पहले ही विवाह हुआ था और शादी में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आरोप है कि विवाह के बाद से महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव और शोक का माहौल है। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।